So starting up with the summer 2019 पेपर 4 वेरिएंट 2। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है पार्ट ए में, जहां पर मुझे ये कहा जा रहा है दैट आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ हीटर एंड आई एम ट्राइंग टू मेजर द करंट ओवर हियर बाय एमीटर। पावर सप्लाई मौजूद है, साथ में स्विच लगा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पार्ट में एक्चुअली वोल्ट मीटर ड्रॉ करना है to show that the voltmeter measuring the potential difference across the heater। तो हीटर के अक्रॉस मुझे अपना वोल्टेज या अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेजर द वोल्टेज। और आपको एक चीज यहाँ पर याद रखनी है, जब भी कभी आप वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हो तो आप वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाओगे, और अगर आप करंट मेजर करना चाह रहे हो तो आप एम मीटर को सीरीज में लगाते हो। सो यू कुड प्लेस अ वोल्ट मीटर ओवर हियर लाइक दिस। तो इस तरीके से आपने अपने वोल्ट मीटर को प्लेस किया एंड यू विल हैव द वोल्टेज अक्रॉस दिस हीटर। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज होगा और जो यहाँ पर वोल्टेज होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। द रीजन इज दैट वी हैव मेड अ पैरेलल सर्किट ओवर हियर। तो देखें, आपका जो वोल्टेज है या आपका जो चार्ज है वो यहाँ पर आकर डिवाइड होना चाहेगा। तो कुछ आपका चार्ज यहाँ पर चला जाएगा, कुछ चार्ज ऊपर चला जाएगा। दिस मीन्स कि आपने सर्किट को पैरेलल बना दिया है एंड दिस इज गोइंग टू गिव द वोल्टेज एट इक्वल वैल्यूएशन। तो आपने वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना है हीटर के साथ। यहाँ पर आपको फर्स्ट मार्क रिवॉर्ड हो गया है। सेकंड पार्ट आ गया आपके पास, पार्ट बी, जिसमें ये कह रहे हैं द स्टूडेंट मेजर्स द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड रिकॉर्ड्स इट एट T0 इन टेबल 1.1। अब हीटर आपने लगाया था पानी में, उसको यूज करते हुए आपने कुछ टेम्परेचर की रीडिंग्स हैं वो ले ली हैं। अब मुझे ये कहा जा रहा है दैट इन पार्ट 1 वी हैव सम करंट सम टेम्परेचर ओवर हियर, और मुझे ये टेम्परेचर रीड करना है और रिकॉर्ड करना है टेबल 1.1 में। सो व्हेन द टाइम इज 240, उसके अगेंस्ट में मेरी जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो यहाँ पर गिवन है। आई नीड टू फिगर इट आउट एंड पुट इट ओवर हियर। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे यहाँ पर वो ये कि उनको लगता है कि भाई ये इस तरफ से चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, इसको 46, इसको 47 और 48 और आखिर में 49 गिन लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। द थिंग इज कि आप अगर स्केल को गौर से देखें तो आपकी वैल्यूज ऊपर की तरफ जाते हुए इंक्रीज कर रही हैं, विच मीन्स कि आपके पास यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 45 है। तो वैल्यूज जो हैं वो कुछ बीच में नजर आएंगी आपको, इन बिटवीन 40 एंड 45। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आपकी जो इस वक्त की टेम्परेचर की रेटिंग है वो एक्चुअली 41 और 42 के बीच में है। सो वी वुड जस्ट अज्यूम इट टू बी 41.5। तो इसको 41.5 आप अज्यूम करोगे एंड यू वुड राइट इट एज 41.5। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। दे आर सेइंग स्टेट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट द हीटिंग कॉइल इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। यानी कि मेरा जो हीटर है इसका कंप्लीटली वाटर में डिप होना जरूरी क्यों है। सो द लॉजिकल रीजन इज कि अगर ये मेरा हीटर बाहर की तरफ रखा होगा थोड़ा सा इसका पोर्शन, तो वो अपने टेम्परेचर को सही से डिलीवर नहीं कर पाएगा, अपनी हीट को फुली वाटर के अंदर डिलीवर नहीं कर पाएगा। सो टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ द हीट सप्लाई फ्रॉम द हीटर is consumed by water, we need to make sure that all of the heat from the heater is going in, and that is only possible by completely immersing the heater in water। तो आप यहाँ पर लिखोगे that it is to ensure that all the thermal energy or all the heat from the heater is given only to the water।
नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करनी होगी कि मेरी कुछ राइटिंग जो है वो नीचे चली गई है। सो आपने पेपर्स तो क्योंकि आप दे ही दिए, तो आपको मालूम होगा कि पेपर के राइट पर एक ऐसे लाइन होती है जिस पर लिखा होता है डू नॉट राइट ओवर हियर। इस तरीके से जो लाइन बनी है उसके राइट पर आपने नहीं लिखना है, और एक लाइन बॉटम पे बनी हुई होती है। लाइक यहाँ पर अगर लाइन बनी है और उसके नीचे लिखा है डू नॉट राइट हियर, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अगर एक्स्ट्रा स्पेस यूज भी कर रहे हो, लाइक ओवर हियर मैंने दी वाटर का जो वर्ड है वो लिखा है, लेकिन जो ब्लैक लाइन है, जो बाउंड्री है पेज की, उससे ऊपर तक ही लिखा है। तो आप ये स्पेस बिल्कुल यूज कर सकते हैं। दिस स्पेस इज कंप्लीटली यूजेबल, लेकिन ओनली इन द केस जब आप ये मेक श्योर कर रहे हो कि मेरी राइटिंग ब्लैक लाइन से नीचे ना जा रही हो, तो आप ये स्पेस बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और एटीपी में बहुत कॉमन है ये कि बच्चों को जो स्पेस दिया जाता है, जैसे यहाँ पर 2 लाइंस गिवन है, तो इट इज वेरी प्रोबेबल कि आपका जो आंसर है या एक्सप्लेनेशन है वो 3 या 4 लाइन तक जा रहा हो। तो आप नीचे का स्पेस बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्पेस है, तो आप इसको यूज कर रहे हैं, कोई इशू नहीं होगा। एग्जामिनर वुड स्टिल कंसीडर इट टू बी पार्ट ऑफ योर आंसर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, stir the water before the recording each temperature। बिफोर द रिकॉर्डिंग ऑफ ईच टेम्परेचर, मैं वाटर को स्टिर क्यों कर रहा हूँ? तो इसका रीजन ये है दैट वी आर इंश्योरिंग दैट इक्वल temperature is present throughout थ्रू आउट द कंटेनर और थ्रू आउट द लिक्विड। आपका जो टेम्परेचर है वो बराबर है। सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए आपने वाटर को स्टर करना है पहले, और फिर उसके बाद आप टेम्परेचर मेजर करेंगे। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इट इज हैविंग अ ग्राफ क्वेश्चन, और ग्राफ से रेलेवेंट हमारे पास एक पार्ट फिर और आता है। तो ये जो 5 से 6 मार्क्स होंगे ये आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। आप कुछ करें या ना करें, टेबल गिवन है आपको, आपने इस टेबल को सिर्फ प्लॉट करना है आगे जाकर। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से वैल्यूज को उठाओगे एंड यू वुड पिक अप दीज वैल्यूज एंड पुट देम इनटू द ग्राफ। अब ग्राफ की प्लॉटिंग करना भी जरूरी है, तो ग्राफ की जरा प्लॉटिंग कर लेते हैं। सिंस आई एम नॉट हैविंग एनी नेगेटिव वैल्यूज, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई बना रहा हूँ। द टेम्परेचर एंड टाइम आर टू बी प्लॉटेड, इन्होंने बताया हुआ है। स्टार्ट द टेम्परेचर एक्सेस एट 20, वाई एक्सेस पर रखेंगे टेम्परेचर को, एक्स एक्सेस पर रखेंगे टाइम को। सो वी वुड स्टार्ट फ्रॉम 20 फॉर द टेम्परेचर, और 20 के बाद आपने जाना कहाँ तक है, अ मैक्सिमम ऑफ 48.5। नाउ दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप 20 के बाद 30 लेते हो या 25 लेते हो। आई वुड पर्सनली प्रेफर कि आप ऐसी वैल्यूज लें जिससे आपका ग्राफ पूरी आपकी स्लॉट के ऊपर या आपके पेपर के ऊपर कवर हो रहा हो। सो आई एम गोइंग टू टेक अ गैप ऑफ 5 यूनिट्स, ताकि आपकी जो रीडिंग्स हैं वो थ्रू आउट वाई एक्सेस या एक्स एक्सेस आपको नजर आ रही हैं प्लॉटेड। नाउ गोइंग टू टाइम, टाइम आपका शुरू हो रहा है 0 से, जा रहा है ऑल द वे अंटिल 360। सो आई एम गोइंग टू टेक 60 एज द बेंचमार्क। यहाँ पर मेरे पास 120 हो गया है, देन वी हैव 180, देन वी हैव 240, 300 एंड 360। और आप चाहें तो थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, मैंडेटरी नहीं है, बढ़ा दें तो कोई इशू भी नहीं है। नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर मुझे गिवन है वैल्यू 0 और 21.5। तो 21.5 वुड लाई समवेयर हियर। द थिंग इज कि अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर तो है 20, फिर यहाँ पे 21, 22, 23, 24 एंड फाइनली 25। दो दो बॉक्सेस के गैप से आपकी रीडिंग्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं।
तो अगर यहाँ पर लिखा है 21 और यहाँ पे 22, तो 21.5 डेफिनेटली बीच में होगा. सो दैट वुड बी माय फर्स्ट पॉइंट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो मेरे पास है 60 एंड 27. सो दिस इज 26, 27 और 60 यहाँ पर लाई कर रहा है. सो इट वुड बी राइट ओवर हियर. तो ये मेरा सेकंड पॉइंट आ गया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 120 and 32. So we have 120 and 32 right over here. फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है 180 और 37. Then we have 240 and 41.5. Then we have 345.5. और फाइनल वैल्यू आपके पास है 360 और 48.5. 360 and 48.5 would be somewhere here. Now that was the thing which I was discussing with you people कि जब भी कभी मेरे पास कोई भी ग्राफ की प्लॉटिंग का केस आता है और मैं एक दो बॉक्सेस ऊपर नीचे कर देता हूँ तो कोई टेंशन नहीं है. आपका ग्राफ जो है वो फिर भी करेक्ट कंसीडर किया जाएगा. नाउ दे आर सेइंग दैट वी नीड टू ड्रॉ स्मूथ कर्व ऑफ बेस्ट फिट. अब यहाँ पर कर्व ड्रॉ करना है मुझे और बेस्ट फिट का मतलब है कि उस पर सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to plot the points and connect them with a curve. इसके लिए आपकी जो पेंसिल है वो स्मूथ होनी चाहिए बिल्कुल. and this would be your final curve. Now the important thing is कि मेरा जो axis है वो marked हो. Like over here I'm having the time in seconds and over here I've got the temperature in degrees Celsius. तो ये आपने मार्क करना है. इसके बाद हम आगे जा रहे हैं and we need to figure out the change in temperature in the first 200 seconds. Like ये आपका 0 सेकंड का टेम्परेचर है और ये 200 सेकंड यहाँ पर लाई कर रहा है. So what we are going to do is we are going to figure out the change in temperature. यहाँ से आपने change in temperature को find करना है. What we are going to do is we are going to figure out this temperature. Like ये मेरे पास आ रहा है almost 39. So the initial temperature was 21.5 and this one is 39. तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा टू फिगर आउट द चेंज. डेल्टा ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ये बेसिकली आपको चेंज दिखा रहा होता है एंड यू नीड टू फिगर आउट द चेंज. आप करोगे 39 माइनस 21.5 विच वुड बी 17.5 डिग्रीज. अब यहाँ पर जो एग्जामिनर रिपोर्ट होती है यूजुअली वो आपको आंसर कुछ ऐसे दिखाएगी जैसे 17 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस. तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई स्टूडेंट 15 डिग्रीज लिख रहा है या अगर कोई स्टूडेंट 19 डिग्रीज लिख रहा है तो दोनों को ही सही कंसीडर किया जाएगा. बोथ ऑफ देम वुड बी रिवॉर्डेड फुल मार्क्स. तो 15 से 19 डिग्रीज तक सारे टेम्परेचर्स को सही कंसीडर करेंगे एग्जामिनर और कोई भी टेम्परेचर जो बीच में लाई कर रहा है उसको सही कंसीडर किया जाएगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, we have been asked about this formula E is equals to VIT और मुझे ये कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है E को for the first 200 seconds and we need to use this equation. अब मेरे पास जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो आ चुका है, करंट ऑलरेडी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज द टी टाइम विच इज 400. वोल्टेज गिवन है मुझे और करंट भी गिवन है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इन द वैल्यूज ओवर हियर. टाइम 200 सेकेंड्स है, वोल्टेज वाज 14.8 एंड करंट इज 4. आपने सिर्फ वैल्यूज को पुट इन करना है. 14.8
4 and 200 and you just need to simplify them. इनको simplify करके आपने अपना final answer देना है and that would be your final value. So it is probably going to be 14.8, that would be 58,116 with 00. So that would be your energy. अब ये एनर्जी है आपकी, और क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल्स होता है तो यहाँ पर जूल्स लिख दीजिएगा आप. अगर आपने जूल्स नहीं लिखा तो एग्जामिनर के पास राइट रहता है कि वो आपका मार्क, अगर यहाँ पर 2 मार्क्स हैं तो वो आपका 1 मार्क काट ले. तो एटीपी के अंदर आपके जो यूनिट्स हैं उनका बहुत खास ख्याल रखना है आपने. अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स लूज करने का चांस रहेगा. नाउ दे आर गिविंग अस अनदर इक्वेशन ओवर हियर. अब मास जो है हमारे पास, वो इन्होंने कहा है दैट वी नीड टू यूज द मास गिवन एट द स्टार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. फिर C2 और D1 की वैल्यूज आपने यहाँ पर रखनी है, which is E, that is 11,600. Mass is in the beginning of the question, that is 100 grams. तो आपके पास मास आ गया 100 ग्राम्स. आप वापस जाएंगे यहाँ पर मास की जगह पर रख देंगे 100. We need to figure out the value of C. तो इसको हम अननोन छोड़ देंगे, और जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है that was 17.5. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फॉर द वैल्यू ऑफ C, दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 75 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. तो 75 आपका आंसर आ जाएगा. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एस्टिमेट ऑफ द आंसर. तो आपके पास आ गया है 75. अब हम जा रहे हैं आगे. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास गिवन है वाटर की 4.2 होती है. They are saying examine the apparatus setup in 1.1. Suggest one practical reason why your calculated value of C is incorrect. तो जब भी कभी आपको कहें कि आपका आंसर जो है वो इनकरेक्ट आ रहा है, तो आपने क्या सोचना है कि या तो हमारी रीडिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है या फिर जो एनर्जी है वो लूज हो रही है. लाइक यहाँ पर जो आपकी हीट है, जो भी हीटर ने सप्लाई की है टू दिस वाटर, वो एक्चुअली हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं या हम क्या सपोज कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर. लेकिन एक्चुअली द सीन्स आर डिफरेंट. कुछ हीट आपकी लूज भी हो रही है सराउंडिंग में, so some of it is being lost in the surrounding. तो ये एक लॉजिकल रीजन हो सकता है कि आपकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जो हीट है जो भी आप सप्लाई कर रहे हो, that is not completely consumed by the water and it is lost in the surrounding. दूसरा लॉजिकल रीजन ये हो सकता है कि हमारे पास जो थर्मामीटर है वो बहुत करीब है हीटर के, या वो सही रीडिंग्स नहीं ले पा रहा है बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी क्लोज टू द हीटर. तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट ले रहा है फ्रॉम द हीटर रादर देन फ्रॉम वाटर. तो वो डायरेक्टली वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के बजाय हीटर का टेम्परेचर मेजर कर रहा है. सो द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कि आपकी जो हीट है वो लूज हो रही है. सराउंडिंग में. नाउ विद दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आपको जो है यहाँ पर फर्स्ट मार्क रिवॉर्ड हो जाएगा. अगर 2 मार्क्स का होता तो फिर सेकंड मार्क आप लिख सकते थे कि आपकी रीडिंग्स थोड़ी सी इनएक्यूरेट है बिकॉज ऑफ द थर्मामीटर बीइंग वेरी क्लोज टू द हीटर. तो इस टाइप का एक जनरल रिस्पॉन्स आप याद रख लें. जब भी रीडिंग्स में डिफरेंस आ रहा है तो उस रीडिंग को बेहतर बनाने का तरीका यही है कि आप रिपीट करें, हीट लॉसेस को रिड्यूस करें, एक्सपेरिमेंट में जो फ्लॉज हैं उनको कम कर लें. इन्होंने आपसे फ्लॉ पूछा है, पहले आपने फ्लॉ बता दिया है. अब आप क्या कहोगे आगे, ये इम्प्रूवमेंट कह रहे हैं तो आप इसी चीज को इम्प्रूव कर लें. सराउंडिंग में जो हीट लॉसेस हैं उनको रिड्यूस कर दें. हीट लॉसेस कैसे रिड्यूस होंगे,
we could reduce the heat loss by insulation. तो हम अगर इंसुलेशन यूज कर लें तो हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा प्रॉपर हो जाएगा और उसकी रीडिंग जो है वो नियर टू एक्यूरेट हो जाएंगी. नाउ देयर इज वन अदर रिस्पॉन्स एज वेल कि आप जनरली यूज कर सकते हैं वो रिस्पॉन्स, ऑल्दो आई डोंट पर्सनली रिकमेंड इट. लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट करनी है प्रोसीजर के साथ या एपरेटस के साथ, तो आप क्या करोगे? अगर वो सिर्फ प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एपरेटस की बात नहीं की उन्होंने, तो आप कहोगे कि मैं रिपीट कर सकता हूँ अपने प्रोसीजर को. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि इम्प्रूवमेंट टू द एपरेटस पूछ रहे थे, सो वी आर बाउंड टू गिव समथिंग रिलेटेड टू द एपरेटस. एपरेटस की बात करेंगे तो आप इंसुलेशन यूज कर सकते हो या मोर एक्यूरेट एपरेटस यूज कर सकते हो. लेकिन अगर प्रोसीजर में इम्प्रूवमेंट कहेंगे तो आपने जनरली जो आंसर देना है वो ये कि मैंने प्रोसेस को रिपीट करना है टू गेट अ बेटर एवरेज वैल्यू. तो मैं एक ही प्रोसीजर को, एक ही एक्सपेरिमेंट को 2 से 3 बार परफॉर्म करूंगा, सारी रीडिंग से एवरेज ले लूंगा, एंड दैट वुड बी एन इम्प्रूवमेंट टू द प्रोसीजर. इम्प्रूवमेंट टू द एपरेटस क्या होगा कि आप एपरेटस ज़्यादा एक्यूरेट यूज कर सकते हो या फिर कोई ऐसा एपरेटस यूज करें जिसमें इंसुलेशन हो जो कि रीडिंग्स को गलत शो ना कर रहा हो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, they are saying that another student repeats the experiment and forgets to switch off the heater. The temperature of the water continues to rise until 82 and then remains constant at this value. Suggest one reason why the temperature of the water stops increasing beyond 82. तो 82 से आगे क्यों नहीं जा रहा है हमारा टेम्परेचर? That could be because of heat losses. हम ये कह सकते हैं कि the heat loss is equal to the heat supplied. आई होप यू आर गेटिंग इट. अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ. लाइक मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स है, आई एम सप्लाइंग हीट टू दिस बॉक्स. मैंने इस बॉक्स को हीट सप्लाई किया है, लेट्स से 200 जूल्स, और दूसरे साइड से इसने वही 200 जूल्स बाहर की तरफ लूज कर दिया. सो व्हाट डू यू थिंक, विल द टेम्परेचर राइज और विल इट रिमेन कांस्टेंट? तो क्योंकि मैं जितना हीट सप्लाई कर रहा हूँ उतना ही हीट लूज भी हो रहा है, तो एक्चुअली हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, एंड वी वुड सी दैट नो चेंज इन टेम्परेचर इज बीइंग ऑब्जर्व. तो ये आपका लॉजिकल रीजन हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. इसी के साथ आपके 16 मार्क्स हो गए पूरे, और यहाँ पर आपका जो सी ग्रेड या नियर टू बी ग्रेड है वो स्कोर हो चुका है. अब जो भी हम आगे करेंगे वो हमें बी से आगे की तरफ लेकर जाएगा. तो यूजुअली जो हमारा ग्रेड थ्रेशोल्ड है वो हॉवर करता है एनीवेयर अराउंड 15 to 18 मार्क्स फॉर अ बी. तो यहाँ पर हमारा बी ऑलमोस्ट स्कोर हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 2 पर जा रहे हैं. यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है दैट आई नीड टू मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट एक्स. तो मुझे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना है which is right over here. So if you see, this is my baseline, और इसके साथ मैंने अपना एंगल मेजर करना है ये वाला. सो दिस इज अ परफेक्ट 30 डिग्री. आप ये अपना एंगल मेजर करोगे एंड दैट वुड गिव यू अ वैल्यू ऑफ 30 डिग्रीज, एंड यू वुड राइट अवे से दिस एंगल एज 30. आपने यहाँ पर एंगल की वैल्यू लिखनी है और ये आपको दे देगा 1 मार्क. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बाय द वे आई नीड टू ऐड अप वन मोर थिंग ओवर हियर कि ये 30 डिग्रीज जो है ये एक्यूरेट आंसर पर ही आपको 1 मार्क रिवॉर्ड करेंगे एग्जामिनर भाई. उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपने राइट अवे मेजर करना है, आपने अपने पास से कोई वैल्यूज प्लॉट करना या कोई फिगर बनाना नहीं है. तो अगर आप एक्यूरेट आंसर लिखोगे तभी मार्क रिवॉर्ड होगा,
वेरिएट होगा अगर आपका आंसर, तो आपको मार्क रिवॉर्ड नहीं होने वाला है इस केस में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये हमें कह रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 19 डिग्रीज एंड आई नीड टू ड्रॉ द रे इनसाइड द प्रिज्म। तो रिफ्रैक्टेड रे अब मुझे ड्रॉ करनी है। आई एम हैविंग माय नॉर्मल राइट ओवर हियर। अब जो मेरी लाइट रे है वो नॉर्मल से थोड़ा सा इस तरफ होगी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, 19 degrees in fact. So it is going to be somewhere here. So this would be my refracted ray. यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 19 डिग्रीज आ रहा है। नाउ इफ यू हैव ड्रॉन दिस इमेज करेक्टली, तभी आपको एक मार्क रिवॉर्ड होगा। अगर आप ये एंगल गलत ड्रॉ करके आओगे, लाइक 18 या 17 या 20 ड्रॉ कर दिया, तो भी मार्क रिवॉर्ड नहीं होने वाला। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो ये हमें कह रहे हैं मार्क विद लेटर वाई द पॉइंट वेयर रिफ्रैक्टेड रे इमर्जेस फ्रॉम द प्रिज्म, ड्रॉ द नॉर्मल एट वाई। तो अब ये जरा हमारा थोड़ा सा एक मुश्किल काम है। इसमें मुझे क्या करना है, आई नीड टू कंटिन्यू दिस रे ओवर हियर। इस रे को मुझे कंटिन्यू करना है एंड आई नीड टू कंटिन्यू दिस रे अंटिल द पॉइंट जहां पर ये प्रिज्म के साथ हिट करेगा। as soon as it comes in contact with the prism, तो ये मेरा पॉइंट y हो गया। now I need to draw the angle of, sorry, the line of normal। अब नॉर्मल कहाँ पर होगा, लाइक दिस इज माय प्रिज्म सरफेस। ये मेरी प्रिज्म की सरफेस आ गई है। आई नीड टू क्रिएट अ नॉर्मल। नॉर्मल होता है 90 डिग्रीज पर, सो आई एम गोइंग टू डेवलप 90 डिग्रीज। सो इट वुड बी probably something like this. Now I'm not having the D with me, मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो सकता है ओरिजिनल से, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही बनेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, वाई को भी मार्क कर दिया है, तो मुझे एक मार्क और रिवॉर्ड हो गया है। On to the last part of this question, they are saying the ray emerges from prism Y. Describe how the student can mark the path of the emergent ray accurately on the paper. तो ये बेसिकली पेन एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हो कि लेट से आपके पास एक प्रिज्म या एक सरफेस है, आपने व्यूअर को बिठाना है यहाँ पर। द व्यूअर वुड बी वाचिंग द लाइट रे। द लाइट रे इज गोइंग लाइक दिस। व्यूअर को लाइट रे यहाँ से नजर आ रही है। इसने लाइट रे के पैटर्न पे पेन को मार्क करना है लाइक दिस। अब लाइट रे थोड़ी सी जो है वो बेंड हो गई है, इसने फिर से पेन मार्क किए हैं यहाँ पर, और फिर ये देख रहा है कि इमर्जेंट लाइट रे वापस अपने पाथवे को फॉलो करने की कोशिश कर रही है। राइट ओवर हियर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर दोबारा से पेन मार्क करेगा, एंड एज सून एज ही रिमूव्स ऑल ऑफ दीज लाइट रेज एंड द सरफेस, तो इसके बाद पेन से कुछ एक pathway create हो जाएगा। you just need to connect them, you would connect them like this, और फिर उसके बाद ये पैटर्न कंप्लीट होगा। सो यू वुड सी कि आपकी ये वाली लाइट रे, इनिशियल लाइट रे और फाइनल लाइट रे ऑलमोस्ट सेम है, जबकि बीच वाली लाइट रे थोड़ी सी बेंड हुई हुई है। सो दैट इज हाउ यू क्रिएट द पाथवे ऑफ अ लाइट रे। तो इस पाथवे के लिए आपने क्या यूज किया है, you could use pins to mark the position
of light ray and then join them to complete your path. Now this would be your explanation और इसी के साथ आपको 1 मार्क यहाँ पर रिवॉर्ड हो जाएगा. Now the important thing is कि मुझे यहाँ पर मार्क्स रिवॉर्ड कैसे होंगे. The first thing would be that examiner would check for the key point of pin. ये जो आपने कीवर्ड यूज किया है पिन या डॉट का, वो चेक करेगा एग्जामिनर. उसके बाद आपने इन पॉइंट्स को या इन पिन पार्ट्स को कनेक्ट करने की बात की है या नहीं, ये चेक करेगा. Once you have covered both of these things over here, तो इस केस में आपको 1 फुल मार्क रिवॉर्ड हो जाएगा. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब भी कभी एग्जामिनर आपसे बोले कि आपने पाथवे कंप्लीट करना है किसी भी लाइट रे का, वेदर बी इट द इमर्जेंट लाइट रे, द रिफ्रैक्टेड और लाइक द इंसिडेंट रे, कोई सी भी लाइट रे का पाथवे कंप्लीट करना है, प्रोसेस यही है. आप सबसे पहले यहाँ पर रखते हो अपना ऑब्जेक्ट. उसके बाद आपने लाइट रे के ऊपर पिन्स मार्क करने और फिर उन पिन्स को यूज करना है आफ्टर रिमूविंग द सरफेस टू कनेक्ट द लाइंस. आपने लाइंस को फिर कनेक्ट करना है इन पिन्स के साथ और वो आपकी इमर्जेंट रे या आपकी इंसिडेंट रे डेवलप कर देगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 शुरू हो गया है. बच्चा जो है कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है रिगार्डिंग द मैक्सिमम हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस आफ्टर हिटिंग. तो यहाँ से बच्चे ने बॉल को ड्रॉप करना है. ड्रॉप करने के बाद बॉल जो है वो रिबाउंड करेगी एंड दैट वुड बी हिज एक्सपेरिमेंट कि ये कितना रिबाउंड कर रही है. सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू सी. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, ये कह रहे हैं कि ऑन फिगर 3.1 ड्रॉ द बॉल व्हेन हाइट इज 55. तो 55 पर मुझे ड्रॉ करना है. इट वुड बी राइट ओवर हियर, ये यहाँ पर बन जाएगा. बस ये आपने ड्रॉ कर दी, आपको फर्स्ट मार्क रिवॉर्ड हो गया है. उसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि ऑन फिगर 3.1 ड्रॉ द पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट्स आई प्लेस्ड एट एच 55. तो अब यहाँ पर ह्यूमन विजन चेक करवाना है जरा टूवर्ड्स द आई अगेंस्ट द बॉल. तो आपकी जो आई साइड है वो बिल्कुल अलाइंड होगी कुछ इस तरीके से कि आपकी बॉल और आपकी जो हाइट है वो आपकी आई साइड के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अलाइंड हो, जस्ट लाइक दिस. नाउ इफ यू वर टू यूज योर आई साइड फ्रॉम हेयर, तो यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो आपको हाइट नजर आएगी 45 एंड नॉट 55. पैरेलैक्स एरर हो जाएगा. और पैरेलैक्स एरर क्या होता है, जब भी कभी आप एंगल गलत रखेंगे अपने व्यूइंग एंगल को, लाइक आंख को आपने गलत जगह पर टिका कर रख दिया है, तो वो पैरेलैक्स एरर कहलाता है. पैरेलैक्स एरर से बचने का आसान सा हल और एक ही हल है, वो ये कि आपने अपनी लाइन ऑफ साइट को हमेशा अलाइन करके रखना है विद द ऑब्जेक्ट एंड द स्केल. तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर रखना. लाइक आपकी जो आई साइड है वो परपेंडिकुलर आ गई है हाइट या लेंथ के साथ, तो आपका जो स्केल है उसके साथ आपकी लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर डेवलप कर रही है ऑन दिस साइड. और अगर आप इस साइड से देखें तब भी आपका स्केल और लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर आ रही है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो. उसका तरीका बस आसान सा यही है कि जहां पर भी आपने हाइट मेजर करनी है उसके बिल्कुल सामने आपने अपनी लाइन ऑफ साइट को रखना है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब आप ये सही से मार्क करोगे तो आपको 1 मार्क यहाँ पर रिवॉर्ड हो जाएगा. उसके बाद आगे वाला मार्क बिल्कुल फ्री का है. आपको 3 हाइट्स गिवन है यहाँ पर. दे आर सेइंग यूज ऑल हर रिजल्ट्स टू फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ हाइट. तो अब इसने क्या किया है कि एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है और इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के बाद इसने क्या किया, एक मीन निकाला है, एक एवरेज निकाला है. एवरेज निकालने का तरीका क्या है,
एवरेज निकालने का तरीका ये है कि आप जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको ऐड अप करें और फिर उनको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ वैल्यूज से। लाइक कितनी वैल्यूज आप यूज कर रहे हैं उससे आप फिर डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज द वैल्यू ऑफ 54, 57, 53 and we are also going to use the value of 55. The reason is कि बच्ची जो थी हमारी उसने रिपीट किया है प्रोसीजर को 3 more times, यानी 3 बार और रिपीट किया है। उसके पास 3 और वैल्यूज आ गई हैं अलग अलग, साथ में ये वैल्यू पहले से मौजूद है। एग्जामिनर आपको एक इंट्यूशन दे रहा है, एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा है कि उसने पहली वैल्यू को तो सेव कर लिया अपने पास उस स्टूडेंट ने, और फिर वो क्या कर रही है, शी इज रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट 3 more times टू गेट 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज अगेन। इन सबको यूज करके उसने फिर मीन या एवरेज फाइंड करने की कोशिश की है। तो आप ना सिर्फ 54, 57 और 53 को यूज करेंगे बल्कि 55 को भी इन्हीं के साथ यूज कर रहे होंगे। सो इट वुड बी 54, 57, 53 and 55 added up together divided by their number of values. तो 4 वैल्यूज है मेरे पास, I need to add them up. So it would be 54 plus 57 plus 53 and plus 55. That would be 219. Divide करेंगे 4 से, that would give you 54.75. तो 54.75 सेंटीमीटर आपका एवरेज आ गया है। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर आपने इस एवरेज को गलत निकाल दिया तो एग्जामिनर आपको मार्क रिवॉर्ड नहीं करेगा। लाइक आपने ये 4 वैल्यूज यूज नहीं की, आपने 3 वैल्यूज यूज कर ली जो यहाँ पर लिखी हैं, तो 1 मार्क आपका यहाँ पर कट गया, दूसरा मार्क फिर आपका आंसर का कट जाएगा। इफ यू आर यूजिंग द वैल्यूज एक्यूरेटली तो 1 मार्क यहाँ पर रिवॉर्ड होना है, दूसरा मार्क यहाँ पर रिवॉर्ड होना है। आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, द स्टूडेंट यूजेज अ मीटर रूल ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स, suggest why her results are not recorded to the nearest millimeter. अब नियरेस्ट मिलीमीटर तक इसने जो रीडिंग्स हैं वो मेजर क्यों नहीं की, क्यों मेजर नहीं कर सकी, ये हमें बताना है। तो रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पर चेक करें तो ये हमारा स्केल है सेंटीमीटर्स में, और सेंटीमीटर वाले स्केल पर आप जब वैल्यूज लेते हो तो वैल्यूज लेने के बाद आपने एवरेज निकाला, उस एवरेज में कुछ डेसिमल वैल्यूज भी आ रही थी जो कि आपको हेल्प करेगा बाद में मिलीमीटर को लाइक अंडरस्टैंड करने में या नियरेस्ट मिलीमीटर तक वैल्यू को अचीव करने में। लेकिन जब आप मिलीमीटर्स में ले आओगे स्केल को तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि आपकी रीडिंग या आपकी वैल्यूज बहुत छोटी हो जाएंगी। लाइक ये जो आपको एक स्पेस नजर आ रहा है यहाँ पर, इसके बीच में आपको मिलेंगी 10 छोटी छोटी वैल्यूज जो प्रैक्टिकली प्लॉट करना भी इम्पॉसिबल है इतनी सी स्पेस में। तो जब बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होंगी तो आपका यहाँ पर इतनी दूर से रीडिंग को जज करना बहुत डिफिकल्ट है। सो दिस इज अ लॉजिकल रीजनिंग टू दिस पर्टिकुलर पार्ट कि वो अब एक्यूरेटली नियरेस्ट मिलीमीटर तक वैल्यू क्यों नहीं जज कर पा रही या अटेन कर पा रही। तो हम कहेंगे दैट इट इज हार्ड to attain the values or to judge the values in millimeter scale, क्योंकि वैल्यूज बहुत माइन्यूट हैं, बहुत छोटी हैं, तो उनको जज करना या उनको लाइक फिगर आउट करना रिलेटिवली हार्ड है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, the last part of this question is saying that the student repeats the process but now drops the ball from a height of 10. Suggest why she now finds the maximum height reached difficult to measure. अब मेजर करना डिफिकल्ट क्यों है? अब हमारी जो स्टूडेंट है वो बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर रही है, और यहाँ से जैसे ही बॉल ड्रॉप होगी तो उसने फौरन से रिबाउंड करना है और वापस आ जाना है। तो वर्किंग स्पेस बहुत कम है जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स का टाइम जो मिलेगा वो बहुत ही माइन्यूट होगा। सो
the time to catch up with the values is not enough. तो टाइम जो है हमारा वो इतना नहीं है कि हम वैल्यूज को सही से कैच अप कर पाए, एंड दैट मेक्स अस अ बिट मोर लाइक एम्बिगियस ऑन द वैल्यूज. हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर अचीव नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि बॉल ने फौरन से ड्रॉप होना है यहाँ पर, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड बॉल वापस आएगी रिबाउंड होकर, और फिर वापस चली आएगी ग्राउंड पे या बेंच पे. तो यहाँ पर जो हमारा टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट है, एंड विच मेक्स द रीडिंग्स टू बी मेजर्ड इन अ वेरी शॉर्ट फ्रेम. तो हमारे लिए मेजर करना प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा. नाउ कमिंग टू दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स, तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है दैट डिस्क्राइब हाउ टू यूज द apparatus to determine whether the component in the box is a broken wire. तो ये बॉक्स है, इसके अंदर कोई कंपोनेंट रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल, और इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को हमें चेक करना है डिफरेंट प्रोसीजर से. यहाँ पर हमने लगाया है एक बल्ब, यहाँ पर एमीटर लगा है, पावर सप्लाई लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, और साथ में ये क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं. क्रोकोडाइल क्लिप्स आर बेसिकली मेटल क्लिप्स जो कि करंट कंडक्ट करती हैं बहुत कन्वीनियंटली. तो इनको आप ओपन करते हो, और जहां पर भी आपने प्लेस करना हो वहां पर रखकर तो आप इस क्रोकोडाइल क्लिप को बंद कर देते हैं, तो करंट यहाँ से फिर पास होना शुरू हो जाता है. नाउ द थिंग इज कि इस क्रोकोडाइल क्लिप को अब हम यूज कर रहे हैं, साथ में पूरा एपरेटस जो आपका लाइक सर्किट है वो मौजूद है. वी नीड टू फिगर आउट कि इस बॉक्स में रखा हुआ क्या है, ये हमें चेक करना है. सो हाउ कुड वी सी दैट इट इज हैविंग अ ब्रोकन वायर? ब्रोकन वायर ऐसे प्रूव होगा कि आप अगर यहाँ पर एक ब्रोकन वायर रखते हैं, तो अब आपका जो क्लिप है वो सर्किट को बाहर से तो कंप्लीट कर देगा, लाइक द करंट वुड फ्लो ऑल द वे फ्रॉम हियर अंटिल हियर, फिर वो यहाँ तक आएगा करंट, लेकिन इस पोजीशन से वो पास नहीं हो पाएगा. सो द बल्ब प्रेजेंट ओवर हियर वुड नॉट लाइट अप. तो आपका जो बल्ब है that does not light up in a broken wire case. Now the next part is saying that it is having a connecting wire. अब कनेक्टिंग वायर का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है जो कि कंप्लीट है, और इस केस में आपका करंट यहाँ तक पहुंचेगा एंड इट वुड गो ऑल द वे फ्रॉम हियर अंटिल द अदर साइड ऑफ योर बैटरी. तो यहाँ से इधर से स्टार्ट होने वाला करंट कनेक्टिंग वायर तक आएगा, कनेक्टिंग वायर से वापस सप्लाई के अंदर चला जाएगा, एंड दैट वुड मीन कि आपका जो बल्ब है वो लाइट अप हो जाएगा. द बल्ब स्टार्ट्स टू ग्लो. नाउ इट इज हैविंग अ डायोड. अब डायोड है हमारे पास, और डायोड का सीन ये होता है कि डायोड कुछ इस तरीके से नजर आता है, एंड इट ओनली अलाउज द करंट टू फ्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन. लाइक करंट अगर यहाँ से आ रहा है, लेट से अलाउ हो गया है, तो ऑपोजिट साइड से आने वाला करंट अलाउ नहीं होगा, जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट में होता है. इफ यू रिमेंबर, करंट एक साइड से आता है, अगले ही मोमेंट में करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज करना होता है, एंड इट स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. तो अब क्या होगा कि हमारा जो बल्ब है वो लाइट अप होगा, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन से. द बल्ब lights up only under a single position of supply. लाइक मेरी जो पावर सप्लाई है यहाँ पे,
उसका पॉजिटिव लेफ्ट साइड पर है, नेगेटिव राइट साइड पर है। लेट से अगर बल्ब इस पोजीशन पे लाइट अप हो गया और मैंने इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया, लाइक आई पुट द नेगेटिव ऑन लेफ्ट, पॉजिटिव ऑन राइट, तो यहाँ से अब मेरा जो पावर सप्लाई है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा एंड इट वुड नॉट लाइट अप द बल्ब, क्योंकि डायोड ने क्या करना है फिर, द डायोड वुड नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन से फिर वो फ्लो नहीं होने देगा। तो आपका बल्ब डायोड के केस में सिर्फ एक ही पोजीशन पर अप्लाई हो सकता है, लाइट अप हो सकता है, और दूसरे साइड पर लाइट अप नहीं होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, the last part is saying that the component in the box is a low resistance connecting wire. A second box looks identical but contains a higher resistance wire. अब ये बताना है कि how the apparatus could be used to determine which box contains the higher resistance. तो ज्यादा रेजिस्टेंस वाला जो बॉक्स है वो कौन सा है, ये हमें फिगर आउट करना है। सो द बॉक्स which only allows the bulb to light up at low brightness, तो वो बॉक्स जो कि हमारे बल्ब को हल्की ब्राइटनेस के ऊपर अलाउ करेगा टू लाइट अप, वो होगा ज्यादा रेजिस्टेंस वाला। रीजन क्या है, लाइक इफ आई एम हैविंग अ बॉक्स राइट ओवर हियर, और यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस को कर दिया है ज्यादा, इफ आई एम इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस द करंट वुड ऑटोमेटिकली रिड्यूस, करंट ने कम हो जाना है। अब जैसे ही करंट कम हुआ तो अब यहाँ से जो आपका चार्ज या करंट फ्लो कर रहा था वो कम हो चुका है। सो नाउ इट मूव्स थ्रू द बल्ब, लेकिन अब ये बल्ब से जब करंट कम फॉलो थ्रू कर रहा है तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, द ब्राइटनेस वुड रिड्यूस, एंड दैट वुड prove actually that the box is having a higher resistance. So that would be the logical reasoning of it. इसके साथ ही हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन हमारा मेजर क्वेश्चन होता है विद 15 to 16 मार्क्स फॉर इटसेल्फ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 15 to 16 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन था। उसके बाद 4-4, 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। इस साल थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, इस साल आपके पास 40 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। द टाइम ड्यूरेशन वुड बी सेम, लेकिन क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी सी ज्यादा होगी। वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैव 5 क्वेश्चंस दिस टाइम। नाउ कमिंग टू द ग्रेड थ्रेशोल्ड्स, तो जो एक्सपेक्टेड ग्रेड थ्रेशोल्ड है इस बार एटीपी का, विच इज पेपर 4 एक्चुअली। तो हमारा पेपर 4 जो है वो तकरीबन 16 to 17 मार्क्स पर आपको बी रिवॉर्ड करवाएगा। लाइक अगर आपने पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठीक कर लिया तो आपको बी डेफिनेटली, मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेटली रिवॉर्ड हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कि आपका ग्रेड थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर चला जाए। वाइल कमिंग टू ए, तो ए के लिए आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ठीक से अटेम्प्ट करना होगा। सो द 4 मार्क्स फ्रॉम 2 and 15 to 16 marks from 1 would actually give you a good chance of an A. तो A ग्रेड आपको रिवॉर्ड हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन 1-2 ठीक से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स 21 मार्क्स पे मैक्सिमम A बन जाता है एटीपी के अंदर। सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग पेपर 4 तो आपने कुछ लॉजिकल चीजें याद रखनी है कि आपके जो लाइक अप्लायंसेज हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है टू हैव बेटर रिजल्ट, एवरेज किया जा सकता है। साथ में ग्राफ की प्लॉटिंग थोड़ी सी अगर वेरिएट हो भी जाए तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 4 मार्क्स रिवॉर्ड हो रहे हैं। पहला मार्क आपको मिलेगा इस प्लॉटिंग के ऊपर, ये लॉजिकल प्लॉटिंग अगर आपने एक्स और वाई एक्सेस पर कर दी तो आपको 1 मार्क मिलेगा। साथ में आपने यहाँ पर लिखना है कि आप एक्स एक्सेस पर टाइम प्लॉट कर रहे हैं लेट से, और वाई एक्सेस पर आपने प्लॉट किया है टेम्परेचर, तो ये आप लिखेंगे, आपको दूसरा मार्क रिवॉर्ड होगा। फिर उसके साथ साथ आपने ये सारे पॉइंट्स मार्क किए होंगे यहाँ पर सही से,
तो आपको थर्ड मार्क रिवॉर्ड होगा। और फाइनली आपने जब ये लाइन या कर्व ड्रॉ किया है तो इसके साथ आपको मिलेगा आपका फोर्थ और फाइनल मार्क। तो 3 से 4 मार्क्स आपके डेफिनेट हैं जो कि आपको ग्राफ से मिलेंगे बाय जस्ट प्लॉटिंग दीज वैल्यूज। साथ में आपको एक स्केल या कोई टेम्परेचर या करंट मेजर करने के लिए आ सकता है। आपको ऑलरेडी फिगर गिवन होगी, वहां से वैल्यू उठाकर आपने सिर्फ यहाँ पर रखनी है। दैट वुड गिव यू 1 मार्क एज वेल। फिर उसके बाद ग्राफ के साथ ही एक क्वेश्चन और वो अटैच करके देते हैं 2 मार्क्स का, कभी 1 मार्क का भी आता है, कभी 3 मार्क्स का भी आता है। तो यहाँ से आपके 7 to 8 मार्क्स तो डेफिनेट हैं जो आपको मिलने ही चाहिए। फिर उसके बाद यूजुअली क्या होता है कि आपको 2 पार्ट्स या एटलीस्ट एक पार्ट ऐसा मिलता है जिसमें फॉर्मूला गिवन होगा, आपको वैल्यूज पुट इन करनी है डाटा से, और आपको यहाँ पर 2 से 3 मार्क्स रिवॉर्ड हो जाते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन हर साल आता है और कभी ऐसा नहीं होगा आदिल कि आपको ग्राफ का क्वेश्चन ना मिले। डेफिनेट क्वेश्चन एक ग्राफ का लाजमी आएगा। 8 to 10 मार्क्स आपको फ्री के मिलने हैं। तो ये आपके तकरीबन 10-11 मार्क्स सिक्योर हो गए। जैसे ही आप 8 मार्क्स स्कोर करते हो आप पास हो जाते हो। तो अगर सिर्फ पास होने का सोचें तो हमें ग्राफ सही से प्लॉट करना है, और उससे प्रीवियस और उससे लेटर वाले जो पार्ट्स हैं उनको ठीक से परफॉर्म करना है। तो आपको 8 to 10 मार्क्स रिवॉर्ड होंगे जिसपे आपका डी या ई ग्रेड बनता है। लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए ए या बी, क्योंकि हम ऑलरेडी जो आपका पेपर था एक, वो हम कैंसिल करवा चुके हैं, पेपर 2। अब हमारे पास P4 में स्कोर करने का चांस है। P4 में बहुत फीजेबली स्कोर हो सकता है। आप अच्छा परफॉर्म करोगे P4 में तो P2 का एवरेज ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। बाय द वे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में कि आपका जो ग्रेडिंग है, जो रिजल्ट है, वो कैसे रिवॉर्ड होगा। तो ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि ब्रिटिश काउंसिल की जो अपडेट आई है उसके हिसाब से रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास P4 में एक स्टूडेंट ने 20 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 40। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर जाएगा बांग्लादेश, और बांग्लादेश के जो बच्चे हैं या इंडिया के जो बच्चे हैं उनमें चेक करेगा कि भाई P4 में किसी बच्चे ने 20 स्कोर किए या नहीं। अब उनको मिल गया एक ऐसा बच्चा जिसने 20 स्कोर कर दिए थे। अब एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे 3 बच्चे लेकर आएगा और उनका P2 का स्कोर चेक करेगा। 3 बच्चे ऐसे जिनका 20 स्कोर आया था, उन तीनों को उठाया और उन तीनों का P2 का स्कोर चेक करेगा। नाउ लेट्स से one of them scored 54 out of 80, the other one scored 60 out of 80, and the later one scored 70 out of 80। यानी P4 में इन तीनों के 20 ही थे, लेकिन किसी ने P2 में 54 स्कोर किया, किसी ने 60 और किसी ने 78। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर इन तीनों के मार्क्स उठाएगा, उनका एवरेज निकालेगा। लेट से एवरेज आ गया आपके पास तकरीबन 61। तो अब वो क्या करेगा एग्जामिनर, वो वापस आएगा आपके रिजल्ट शीट पर और P2 का आपको स्कोर दे देगा 61 आउट ऑफ 80। और इस तरीके से आपका P2 जो मिस हो गया है उसका मार्क आपको रिवॉर्ड हो जाएगा। ये पॉलिसी निकाली है इस साल हमारे चीफ एग्जामिनर भाई ने, और उन्होंने जो अभी तक इंटीमेशन दिया है, जो मेल के थ्रू कैम्ब्रिज का इंटीमेशन आया था, उसमें उन्होंने यही बताया है कि P4 की ग्रेडिंग चेक करके उससे लुक अलाइक रिजल्ट चेक करेगा दूसरे कंट्रीज के अंदर। वहां पर P2 का रिजल्ट देखेगा उन बच्चों का जिनका P4 आपके जैसा ही था, उनके रिजल्ट्स का स्कोर उठाकर उसमें करना है एवरेज, और उस एवरेज को आपको रिवॉर्ड कर दिया जाएगा। सो दैट इज हाउ यू वुड बी रिवॉर्डेड फॉर द मिस्ड आउट पेपर्स। अब वो भले केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, फिजिक्स का हो, या कोई भी पेपर, whether be it A levels, O levels, or any other subject from A levels or O levels, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी ग्रेड हो, आपको इसी तरीके से मार्क्स रिवॉर्ड होंगे। नाउ आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन हो गया है कंप्लीट। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आई होप एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लियर। अगर किसी को इस पूरे पेपर में कोई क्यूरी है या कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो तो आप पूछ लें, अदरवाइज वील रैप इट अप। Yes, any one of you having any sort of query? Yeah,
Is everything perfectly clear? Okay, so we'll just keep it in here. इंशाल्लाह फिर आप लोगों से आज रात को दोबारा मुलाकात होगी। P4 एक और करेंगे हम रात में, और फिर उसके बाद कल भी एक P4 का सेशन रख लेंगे, एंड देन वील जस्ट वाइंड अप। और फिर उसके बाद सिर्फ दुआएं कर सकते हैं आपके लिए। बाकी आप लोगों ने ये करना है कि 6 to 7 P4 लाजमी ट्राई करें, और उस P4 के एक्सपीरियंस को ही आपने यूज करना है फिर आपके परसों वाले पेपर में। द की फैक्टर इन P4 इज कि आपका P4 जनरली एक जैसे ही होता है, सिर्फ लॉजिक्स होती हैं और ग्राफ से रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग नॉर्मल, जरा इसको सुन लें फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है भाई, आपने करना यह है कि ये जो सरफेस है आपकी, इस पर आपने रखना है अपना प्रोटेक्टर। इस प्रोटेक्टर को रखने के बाद आपने 90 डिग्री मार्क करना है। नाउ द थिंग इज कि मेरा जो स्केल है उसके थ्रू एग्जैक्ट वैल्यूज तो ऑफ कोर्स नहीं आ सकती, लेकिन आपके पास क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज गिवन होंगी प्रोटेक्टर पे, तो आपने अपना 90 डिग्री यहाँ से मार्क करना है और वो हो जाएगा आपका नॉर्मल। मैंने सिर्फ एस्टिमेट लिया है अभी नॉर्मल का, आई एम नॉट ड्राइंग इट और सेइंग दैट इट इज अ परफेक्ट नॉर्मल। तो हो सकता है नॉर्मल इससे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा हो। तो आपने नॉर्मल बनाने के लिए करना ये है कि आपके जो प्रोटेक्टर हैं उनको आपने रखना है इस जगह पर कुछ इस तरीके से, और फिर 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना है। पीछे की साइड पर भी एक्सटेंड कर देंगे इसको, एंड इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। और प्रोटेक्टर को हम रखेंगे कहाँ पर? प्रोटेक्टर को हम रखेंगे सरफेस पर, और पॉइंट लेंगे ये वाला। अब ये पॉइंट ही क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि जो लाइट रे आपने बनाई है, इस लाइट रे को एक्सटेंड करें, और जहां पर ये प्रिज्म को दूसरे साइड पे कट कर रही है उसको वाई मार्क कर दें। तो मैंने इसको वाई मार्क कर दिया। वाई मार्क करने के बाद मैंने इस लोकेशन पर ही अपने प्रोटेक्टर को प्लेस करना है और यूज करना है इसको टू फिगर आउट 90 डिग्रीज। जहां पर भी 90 डिग्रीज बनेगा वो मेरा नॉर्मल हो जाएगा। बस याद ये रखिएगा कि नॉर्मल हमेशा सरफेस से, जो कि इस वक्त प्रिज्म है, इस सरफेस से 90 डिग्री पर बनाना है आपने। 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी है। सो आई होप दिस इज नाउ परफेक्टली क्लियर। अगर इसमें कोई एम्बिग्यूटी या कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अदरवाइज वील वाइंड इट अप। ओके, परफेक्ट। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से रात में मुलाकात होगी। रात में ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। P4 स्टार्ट करेंगे एक और, मोस्ट प्रोबेबली 2020 समर का P4 करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल भी एक P4 ट्राई कर लेंगे। साथ में आप लोगों ने घर पे 6 से 7 P4 लाजमी करने हैं। अगर वो नहीं किया आपने तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है ए या बी की। पास इंशाल्लाह आप लोग हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। लेकिन हमारा मेन एम है ए या बी स्कोर करना, क्योंकि P2 रिलेटिवली मुश्किल होता है। अब किस्मत ने आपको एक चांस दे दिया है कि P4 में अच्छा स्कोर करो, और P1 में अच्छा स्कोर करो तो P2 ऑटोमेटिकली अच्छा ग्रेड आ जाएगा। तो इस चांस को अवेल करें, थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, और होपफुली बहुत आराम से ए या बी बन सकता है इसमें। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे। इंशाल्लाह रात में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।